सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य वाजपेयी है। मैंने 2015 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक किया था। मेरी उसमें रैंक 330 आई थी एंड नाउ आई एम 2016 बैच ऑफिसर करेंटली पोस्टेड एज डेप्यूटी कमिश्नर इन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी इनिशियल पोस्टिंग बीजापुर में थी एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बीजापुर डिवीज़न। उसके बाद मैंने असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिवीज़न काम किया है बेंगलोर नॉर्थ कमिश्नरेट में, जिसके बाद मैं डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी सेकेंड ईयर में स्टार्ट की थी और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने ग्रेजुएट किया है। सेकेंड ईयर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी स्टडी जो थी वो ऑर्गेनाइज नहीं थी। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है और मेरी रैंक आई थी। मैं आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। मैं वैसे ब्रीफ रखूँगा थोड़ा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको पढ़ना कम है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जब आप प्री की तैयारी करेंगे, प्री में बेसिक आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपकी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं लक्ष्मीकांत, जीसी लेओंग, आपने वो सब पढ़ लिया। उसके बाद आप टेस्ट पे फोकस कीजिए। आप जितना टेस्ट देंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी। और आपको टारगेट हर बार अपने टेस्ट में ये रखना है कि आपकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़नी चाहिए। अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। प्री के लिए कोई भी बुक, ये मेरा थंब रूल है, अगर वो 300 पेज से ज़्यादा की है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। प्री में सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसको कंसाइज रखने के लिए और अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बेटर है कि आप अपने टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उसी के हिसाब से चलिए। आपकी टेस्ट सीरीज़ आपके एक गाइड बुक की तरह है। टेस्ट सीरीज़ आपको बताएगी कि आपकी क्या मिस्टेक्स है, आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप जितना टेस्ट देंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक बात मेंस की है, मेंस की तैयारी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कब करनी है। तो मैं इसमें आपको एक बात बता देता हूँ। व्हेन यू स्टार्ट फॉर योर प्री, यू स्टार्ट फॉर योर मेंस एज वेल, क्योंकि सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग है। जब आप लक्ष्मीकांत में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो स्टडिंग फॉर GS2। सिमिलरली व्हेन यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, यू आर स्टडिंग फॉर GS3। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ तो मेंस की नहीं हो रही है। नहीं, वो आपके साथ में ही हो रही है। फ़र्क बस ये है कि अभी आपने टेस्ट पे फोकस प्री में किया हुआ है, आपको फोकस मेंस पे करना है। मेंस का खेल पूरा आंसर राइटिंग का है। मेंस में नॉलेज काम नहीं आएगी, आपकी सिर्फ आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस काम आएगी, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। क्योंकि मेंस में जब सवाल आपके सामने आता है, आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, आपको सीधे लिखना है। और आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास नॉलेज काफ़ी ब्रॉड वे में है, इन डेप्थ नहीं है। आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए किसी चीज़ की, क्योंकि आपको PhD नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और ये गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए कि एट द एंड आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप अपना जो पूरा सिलेबस है जो आपने पढ़ा है, एक बार उसको ब्रशअप कर लीजिए। अपनी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, उनको थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लीजिए। उसके साथ साथ आप थोड़ी स्पीच और अपने एनंसिएशन पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप TEDx के वीडियो देखिए, आप फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके वीडियो देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एनंसिएशन इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में थोड़ा थॉरो होना है आपको। करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है उस टाइम पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, मैंने यूपीएससी की तैयारी अपने सेकेंड ईयर में की थी, लेकिन उसके साथ कॉलेज की पढ़ाई के साथ वो प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल था। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरा पहला अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो सेकेंड अटैम्प्ट को मैंने काफ़ी फोकस करके किया था। लेकिन कॉलेज के साथ यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करनी है मैं इस पर बाद में आऊँगा, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एस्पिरेंट्स को रहता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक छोड़ सकते हैं लेकिन आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते, और इसके पीछे एक कारण है, लॉजिक है। देखिए, एनसीईआरटी देश में सबके पास एक्सेसिबल है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम एक शहर में रहने वाला बंदा भी दे रहा है तो एक गांव में रहने वाला भी दे रहा है। पेपर ऐसा सेट होता है कि वो सबके लिए स्टैंडर्ड हो, और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो स्टैंडर्ड है, सबके पास है, अवेलेबल है,
एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस तो करना ही है। ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन को ब्रॉड वे में मैं आपको बता देता हूँ। आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 6th से लेके 8th तक की जो एनसीईआरटी है, आपको हिस्ट्री, साइंस और जिसमें आपका सिविक पोर्शन है वो तो आपको थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि वो आपका एक बैकग्राउंड है, वो आपका एक बेस तैयार करेगा आपके बाद के पोर्शन के लिए। उसके बाद आप 9th-10th को इग्नोर कर सकते हैं। 9th-10th में उतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है 6 से 8 तक, 9th-10th उसका रिफाइंड वर्जन है, तो लीव दैट असाइड। आप 11th-12th पे आइए, और 11th-12th पे यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन जोग्राफी पर्टिकुलरली, क्योंकि 11th-12th की जोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत थॉरो है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको जोग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपने यूट्यूब पे देखे होंगे मृणाल के वीडियो हैं, और भी कई सारे वीडियो आजकल आ गए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। जिस भी चीज़ से आपका डाउट क्लियर हो रहा है आपको वो फॉलो करना है, फिर चाहे वो आपको टेक्स्ट बुक में हो चाहे वो इंटरनेट पे हो, चॉइस आपकी है। इसके बाद एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि न्यूज़पेपर को कितना टाइम देना है। देखिए, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप अगले साल का अटैम्प्ट देने वाले हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर अब आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप 2023 को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर अभी पढ़िए, क्योंकि वो आपका एक फाउंडेशन है। न्यूज़पेपर में भी मैंने द हिंदू से पढ़ाई की थी, आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, इसमें ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है। कोई भी, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, कोई भी चीज़ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको वो पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। आपको हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है हिंदी में पढ़िए, आपको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है इंग्लिश में पढ़िए। फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी एडिटोरियल वगैरह अच्छे रहते हैं, तो वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। जब आपका प्री 7 से 8 महीने के गैप में आ जाए तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद न्यूज़पेपर का कोई मतलब नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पे तब टाइम देंगे तो आपका दिन का 45 मिनट से 1 घंटा वेस्ट होगा, जो एनीवे आप करंट अफेयर से कर ही रहे हैं, जो आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर आपको न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं करना है। जहाँ तक बात है मैगज़ीन्स की, तो यूपीएससी के लिए आपको सिर्फ योजना पढ़नी है। अगर आप कोई मैगज़ीन पढ़ना चाहते हैं तो, मैं करंट अफेयर्स की मैगज़ीन की बात नहीं कर रहा। करंट अफेयर्स आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो पढ़िए। मैं पर्सनली विजन आईएएस की करंट अफेयर्स पढ़ता था, क्योंकि मुझे उसमें मैं उससे कंफर्टेबल था। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ योजना पढ़नी है। योजना के अलावा आप कोई और बुक मत पढ़िए, क्योंकि योजना इन डेप्थ आपको किसी भी पॉलिसी डिसीजन के बारे में बता देती है, एंड मेंस का आंसर लिखने में, उसके साथ साथ ऐसे की तैयारी करने में वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अब दूसरा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। देखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई 2 घंटे पढ़ के भी निकाल लेता है, कोई 10 घंटे पढ़ के भी निकाल लेता है। आपके ऊपर है, आपको जितनी देर में कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो रहा है उतना टाइम लेके पढ़िए। इसमें ये हर एक का एक पर्सनल डिसीजन होता है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई लेट समझ लेता है। मैं लेट समझ पाता था तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ता था। अगर आप जल्दी समझ पाते हैं, आप जल्दी पढ़ लेंगे, तो वो आपके ऊपर है। ये हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस है, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बुक लिस्ट की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 6th से 8th तक की एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। और अब मैं आप लोग को एक डिटेल में बुक लिस्ट बता दे रहा हूँ, तो जितने भी लोग देख रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको 6th से 8th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके बाद आपको ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री के लिए 6th से 8th की एनसीईआरटी, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th, दैट्स इट, सफिशेंट है आपके प्री के लिए। प्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एक एनसीईआरटी की बुक आती थी, फाइन आर्ट्स, अब शायद डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन वो अभी भी मिल जाएगी मार्केट में, और उसका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़िए। उसके साथ साथ सीसीआरटी वेबसाइट में विजुअल आर्ट और इस प्रकार के कई सारे आर्ट के क्लासिफिकेशन है, उनसे अपने नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी नोट। सो आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ये पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ज़रूरी, एनसीईआरटी का जो 11th का पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वो पढ़ना है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है।
अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के ही कंफर्टेबल हैं तो आपको और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लक्ष्मीकांत से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आई थिंक मोर देन इनफ है। एंड अगेन आई विल टेल यू, डोंट गो फॉर द बुक्स like D.D. Basu and all, because they are more conceptual in nature and they are good for law students, not for जनरल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो आप उसके लिए बिल्कुल मत जाइए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए आपको 6th से 8th की जो एनसीईआरटी की साइंस बुक है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइंस की बुक में लास्ट के चैप्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप बायोलॉजी की बुक उठाइए क्लास 12th की, चैप्टर 13 से 16, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फूड चेन एंड ऑल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 14 पढ़ना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये मोर देन इनफ है। बाकी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और हमारे जो कन्वेंशंस वगैरह हैं वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ अगर आपको ऐड ऑन करना है तो शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट की जो बुकलेट आती है, मेरे ख्याल से अभी भी वही कंटिन्यू हो रही है कई साल से, आप उसको पढ़िए, दैट इज़ इनफ। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है, इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मेरे ख्याल से क्लास 11-12 की बुक है, माइक्रो नहीं मैक्रो, आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और वो मोर देन इनफ है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है। आप जितना करंट में जो भी चल रहा है, रेपो रेट, आरबीआई, उसके बाद पॉलिसी डिसीजन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको पहले बताया 11-12 की ज्योग्राफी जो है न्यू एनसीईआरटी, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप ओल्ड से भी पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आप न्यू से पढ़िए। उसके साथ आप मैंने जो मृणाल के वीडियो हैं ज्योग्राफी के वो फॉलो किए थे, आप उसको कर सकते हैं, उसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। और लोग जीसी लियोंग पढ़ते हैं तो जीसी लियोंग में आप पार्ट ए छोड़ सकते हैं, पार्ट ए कभी नहीं आता पेपर में, सिर्फ पार्ट बी आता है। आप पार्ट बी को कंटिन्यू कीजिए। पार्ट बी आपका जो इन्वायरमेंटल टाइप्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक रीजन्स एंड ऑल, सो दैट इज़ इनफ। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ब्रीफ है प्री के लिए, और इसी को अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो यही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। बट जहाँ तक बात मेंस की है, मेंस की आंसर राइटिंग यू शुड स्टार्ट फ्रॉम मार्च-अप्रैल फॉर दैट ईयर। अगर आप अगले साल मेंस देने वाले हैं तो आप मेंस की आंसर राइटिंग मार्च-अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। डेली 5 आंसर मोर देन इनफ है, उसको चेक कीजिए, पेयर रिव्यू कीजिए। आप अपने साथ के दोस्तों से बोल सकते हैं कि उसको चेक करो। आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, आजकल इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, इन पे चेक होता है, बाकी भी लोग रिव्यू करते हैं, वो सफिशेंट है। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोचिंग आपका पर्सनल मैटर है। अगर आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोचिंग कीजिए, कोचिंग में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसे कुछ एज सच, वो इंडिविजुअल चॉइस है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर स्टडी तो आप कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आप। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको आपकी क्या स्टैंडिंग है ऑल इंडिया लेवल पे वो बताता है। तो टेस्ट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही रहती है कि अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ 5000 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए। अगर आपने 5000 से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो प्री में आपका चांस कम है। 5000 क्वेश्चन आप लगा के जाओ, आपका गारंटी है कि प्री में आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ क्रॉस करेगा। ओके, उसके बाद मेंस के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने सबसे ज़्यादा, एंड दिस अप्लाइज एज वेल टू योर ऑप्शनल ऑल्सो। ऑप्शनल में भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और मैं श्योर नहीं था कि मेरा प्री होगा, लेकिन मेरा प्री निकल गया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट की थी। अब मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने सिर्फ पिछले 40 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बस, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसी के नोट्स बनाए थे, उन्हीं क्वेश्चन को स्टडी किया था। पास्ट ईयर पेपर से एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुझे पता था कि कौन से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। एंड जिस साल मैंने हिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट किया था, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पहले ही प्रिपेयर करके बैठा था कि ये आएंगे, एंड वो आए थे। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी प्रिपरेशन प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, आपको उतना ही हेल्प होगा।
हाँ, एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ एथिक्स के पेपर के लिए। एथिक्स के पेपर के लिए जनरली लोग पार्ट बी को अटेम्प्ट करते हैं पहले, केस स्टडी को। मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की थी, आप पार्ट ए को अटेम्प्ट कीजिए पहले, क्योंकि पार्ट ए ज़्यादा लेंदी है और पार्ट ए के ही कारण स्कोर आपका ऊपर नीचे होता है। केस स्टडी मोर और लेस लोग लगा लेते हैं क्योंकि आजकल उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता जा रहा है। हर कोई देख रहा है कि उसमें आप पहले केस स्टडी का डिटेल बताते हो, उसके बाद प्रो कॉन्स लिखते हो, फिर अलग अलग एक्टर्स, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, वो जो एक सेट फॉर्मेट है जनरली लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हर कोई लिखेगा। आपका डिफरेंस एथिक्स के पेपर में समझ में आएगा पेपर ए में, जो पार्ट ए है उसका। आप जितने अच्छे से उसको लगाएंगे वही आपकी हेल्प करेगा, इससे ज़्यादा एथिक्स में ऐसा कुछ है नहीं। और आप एथिक्स के पास के जितने पेपर आए हैं 2013 से सब लगा लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट आएंगे घुमा फिरा के। तो पार्ट ए को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए और पहले अटैम्प्ट कीजिए पूरा टाइम लेके, आपका एथिक्स का स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। हिस्ट्री के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर ही सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मैं इतना डिटेल में हिस्ट्री पढ़ नहीं सकता था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने सिर्फ 40 साल के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किए थे, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ किया था और उसी से मैंने पेपर दिया था। अब एक सवाल जैसे जो बार बार उठता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, यूपीएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है। आपके पास हमेशा सिलेबस की कॉपी, पास्ट ईयर पेपर्स, ये हमेशा होने चाहिए। पास्ट ईयर पेपर आपको बताते हैं कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो कितना रेलेवेंट है। सपोज़ आपने कोई इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठाया, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो लेकिन उससे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आपकी नॉलेज पहले ही बढ़ जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, आपको पीएचडी नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपको हमेशा इसी मोटिव से पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर हमेशा अपने पास रखिए, सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, ये दो चीज़ें बताएंगी कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। एंड टेस्ट पेपर्स जो आप सॉल्व करेंगे वो आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। सिर्फ पढ़ने से, रिवीजन से कुछ नहीं होता, आपको टेस्ट पेपर लगाना है। नेक्स्ट, मैं जितने भी क्वेश्चंस कमेंट में आ रहे हैं मैं इनको लास्ट में लूँगा, पहले मैं अपना एक बता देता हूँ आप लोग को। जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जनरली स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं मंडे से फ्राइडे पढ़ता था, सैटरडे संडे रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए लगता था, ताकि मेरा रिवीजन हर हफ्ते होता रहे। एंड आई यूज़ टू इंश्योर कि मेरा हर सैटरडे संडे रिवीजन हो रहा है। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। आपने जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, पुराना सारा आप भूलते जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। तो रिवीजन एवरी वीक, सैटरडे संडे एंड टेस्ट सीरीज़, ये आपको करना ही है। इसी से आपकी पकड़ बैठेगी सिलेबस पे एंड यू विल बी कंफर्टेबल विद द सिलेबस। एक ये सवाल भी जनरली लोग पूछते हैं कि आपको तैयारी ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। देखिए, ये अगेन आपका पर्सनल चॉइस है। मैंने अपनी तैयारी, आप मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 75% ऑनलाइन की थी, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल था। आप अगर ऑफलाइन में कंफर्टेबल हैं तो ऑफलाइन से तैयारी कीजिए। देखिए, एट दी एंड आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस और नॉलेज जिस चीज़ से आ रहा है उससे एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है। फिर नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्स्ट बुक? मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता हूँ, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। मैं दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ पाता था, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैंने कभी नोट से, किसी और के नोट से पढ़ाई नहीं की। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो उससे पढ़ाई कीजिए। एक दूसरी चीज़ है कि यूपीएससी की जर्नी में टोटल आपका बहुत बार मोटिवेशन डाउन होगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप लाइफ में क्या करोगे। क्योंकि आप भी जानते हो यूपीएससी की तैयारी में आप एक बार आ गए तो या तो आप रिजेक्ट होके बाहर जाते हो या सिलेक्ट होके बाहर जाते हो। तैयारी कोई नहीं छोड़ पाता, ये फैक्ट है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेटेड कैसे रखना है? मैं पर्सनली क्या करता था, मैं जनरली यही टॉपर्स की वीडियो देखता था, लवासना की वीडियो देखता था। मैं अपने सामने एक टारगेट रखता था कि नेक्स्ट ईयर मुझे वहाँ जाना है।
मुझे वहाँ पहुँचना है, उस सीट पे मुझे भी बैठना है। वो हर दिन मेरे अंदर वो ख्याल रहता था। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जब सिविल सर्विसेज डे था 2014 का, तब मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि 2016 में मैं उस कॉन्फ्रेंस में बैठूंगा, और वो एक लक्ष्य था मेरे दिमाग में कि मुझे वहाँ बैठना है, उसको क्लियर करना है। और 2016 में मैं वहाँ था, बैठा हुआ था। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपना टारगेट सेट करना है एंड डेली आपको उस टारगेट पे फोकस करना है, टारगेट से नहीं हटना है एंड निराश नहीं होना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके दोस्त आपसे सवाल पूछते हैं, घर वाले पूछ रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है, आपको सच्चाई पता है, आप अपनी सच्चाई के साथ रहिए। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फोकस कीजिए, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं ये हर बार सबको बोलता हूँ, आप लोग को किसी को भी, किसी भी टॉपर को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने इतना पढ़ के निकाला, उसने ये पढ़ के निकाला। हर एक का इंडिविजुअल होता है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, किसी और की कैपेबिलिटी अलग है। अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी और की कैपेबिलिटी को हाइप मत करो। आप अपने आप में यूनिक हो, उसके साथ रहो। और अब आप क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कीजिए तो मैं उनके आंसर करता हूँ। एक क्वेश्चन आया है कि बेसिक से कैसे शुरू करना है। तो बेसिक मैंने बताया, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, सिलेबस अपने पास रखिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन है, उसी के बाद आपको जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई, आपको उस पर जाना है। एक क्वेश्चन था कि कौन सा माध्यम ज़्यादा अंकदायी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोग एक बात बिल्कुल साफ़ कर लीजिए अपने दिमाग में, आप लोग को इस रूमर पे बिल्कुल नहीं जाना है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स देता है या ये लैंग्वेज ज़्यादा मार्क्स देती है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उससे अपना पेपर दीजिए, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वैसे भी आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री लिया था, जनरली लोग कहते हैं हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है, लेकिन मैंने किसी भी रूमर्स पे ध्यान नहीं दिया था। मेरा इंटरेस्ट था, मैंने लिया था, मैंने पढ़ाई की, उसमें नंबर आए। आपके ऊपर है, आपको जिस पे कंफर्टेबल है वो कीजिए। बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, बुक लिस्ट को आप फोकस कीजिए, आपको वही बुक लिस्ट पढ़ना है। और अपना थंब रूल ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया। प्री के लिए कोई भी बुक जो 300 पेज से ज़्यादा की है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो लक्ष्मीकांत है। अगर लक्ष्मीकांत है तो आपको पढ़ना है, बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल है कि इंटरव्यू के टाइम पे ग्रेजुएशन का कौन सा सर्टिफिकेट देना होता है। देखिए, आपको आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट एंड ग्रेजुएट जो आपकी फाइनल डिग्री है, या तो वो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दैट्स इट। इसके साथ आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको उसी में हो जाएगा। और एक सवाल बहुत स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था कि कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना है। देखिए, मैंने कॉलेज के साथ तैयारी स्टार्ट की थी और मैं फ़ेल हो गया था, लेकिन मैं उससे सीख गया था कि इसको किस प्रकार से मैनेज करना है। मैं जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए बता सकता हूँ, क्योंकि बाकी किसी ग्रेजुएशन का आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, बट फॉर इंजीनियर्स आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से आराम से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस। जो जितनी भी पढ़ाई होती है वो बहुत मैनेजेबल है। आपको यूपीएससी में जो टाइम देना है, मैंने आपको बताया, बेसिक से स्टार्ट करो। आप दिन में 3 घंटा भी दोगे, आपका तैयारी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। बी कंसिस्टेंट, चाहे एग्ज़ाम आ रहा है आपका यूनिवर्सिटी का या कुछ भी आ रहा है, आपको वो 3 घंटे यूपीएससी को देने हैं, सेकेंड ईयर से ही देने हैं। थर्ड फोर्थ ईयर में आपको घंटे पढ़ाने हैं। ठीक है, और ये आपको अपने दिमाग में पूरे समय रखना है कि चाहे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर हो या कुछ भी आ जाए, आपको वो 3 घंटे डेली देने ही देने हैं। अगर आप वो 3 घंटे डेली दे रहे हो, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल था कि यूपीएससी में अगर डिप्रेशन आता है तो डिप्रेशन के लिए क्या करना है। मैंने पहले ही बताया आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि प्रेशर बिल्डअप होता है जब आपका सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, डेफिनेटली प्रेशर बिल्डअप होता है। और एक चीज़ मैं फिर आप लोग को बताऊँगा, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको टॉपर्स को ग्लोरीफाई नहीं करना है, आपको इस एग्ज़ाम को भी ग्लोरीफाई नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, जैसे बाकी एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को कुछ और ही मानना स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत गलत है। आप उसको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करो। अब जैसे बाकी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, इसके लिए भी पढ़ो। और आप ये मत सोचो कि मेरा 3 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट हो गए, मेरा नहीं हो रहा है, या मेरी जॉब नहीं है, या कुछ नहीं है। देखिए, जनरली मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपका 2 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको अपने पास एक बैकअप रख लेना चाहिए।
बैकअप ज़रूरी इसलिए नहीं होता कि आप यूपीएससी से अपना ध्यान हटाओ। बैकअप ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपके पास एक सपोर्ट होता है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी को जवाब नहीं देना पड़ता आपको, आपके पास आपकी खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, तो एक बहुत बड़ा टेंशन आपके दिमाग से हट जाता है। और जब वो टेंशन हट जाता है तो पढ़ाई अपने आप होने लगती है। अगर आप टेंशन में रहोगे, पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी। तो यूपीएससी के टाइम पे अगर आपका दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा जनरली लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि यूपीएससी में ये बुक को पढ़ना है, वो बुक को पढ़ना है। आप अगर ओआरएन जाओगे तो आपको हर प्रकार की बुक मिल जाएगी। वहाँ पे कोई बुक, मैंने आपको पहले ही बताया, प्री के लिए 300 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। मेंस के लिए आपको पूरा फोकस करना है, जो आपने प्री में पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसको थॉरली प्रिपेयर करो। एक आपको मैं एक वो बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच होती है 15 अगस्त पे, और जो राष्ट्रपति की स्पीच होती है 26 जनवरी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि उसमें सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्लस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्या अचीवमेंट है, उसमें डिटेल में आता है। आपका वो एक नोट सफिशिएंट है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कवर करने के लिए। बाकी बस आपको करंट अफेयर्स उसको ऐड ऑन करना है, आपको इससे ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान में चीज़ रखनी है। बाकी जो प्रोफेशन है और बाकी जो डिग्रीज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट फॉर इंजीनियर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, गिव 3 hours डेली, दैट इज़ सफिशिएंट। न्यूज़पेपर, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, न्यूज़पेपर के लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तब आप न्यूज़पेपर को दो, जितना टाइम ले रहा है न्यूज़पेपर उतना टाइम दो। लेकिन अगर आपका प्री 7-8 महीने दूर है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देना है। आपको न्यूज़पेपर का अब उसके बाद कोई हेल्प नहीं है। आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, मैगजीन से प्रिपेयर करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑप्शनल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ऑप्शनल पे फोकस आपको करना है प्री के प्रिपरेशन के साथ ही, बट आपको उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है जब आप मार्च अप्रैल में आ जाओगे। उसके बाद से योजना मैगज़ीन में आपको सारे सरकारी जो योजना है उनका विस्तृत रूप नहीं होता है। उसमें ब्रीफ में आपको बताया जाता है कि योजना किस चीज़ के लिए है। देखिए, योजना में आपको कोई भी चीज़ जो होती है वो एक टॉपिक को एलैबोरेट करके होता है। वो एक टॉपिक अपने आप में ऐसे का फुल टॉपिक है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, सारे डायमेंशन में पढ़ा है, तो आपके ऐसे के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपके मेंस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ऐसे के लिए आप इन सब चीज़ों पे मत जाइए कि आपको कितने कोट्स लिखने हैं, आपको कितना कोटेशन वगैरह को याद करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक को कितने ब्रॉड वे में आप लिख सकते हो, उसे कितने डायमेंशन ढूंढ सकते हो, ऐसे में वो देखा जाता है। तो यू शुड बी एक्चुअली ऐसे आपका दोनों चीज़ें जज कर लेता है कि हाउ डीप योर नॉलेज इज़ एंड इन हाउ मेनी डायमेंशंस यू कैन थिंक। सो आपको उस पर फोकस करना है, ज़्यादा सोचिए, उसको विस्तार में लिखिए। ऐसे के लिए आपको वो हेल्प करेगा। पढ़ा हुआ आपको याद कैसे रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रिवीजन करना है। मैं सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखता था, तो आपको वैसे ही आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, बार बार आया है बीच में, कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है और पढ़ाई में मन कैसे लगाना है। मोटिवेशन का मैंने आपको बता दिया था। पढ़ाई में मन की जहाँ तक बात है, आपको पूरे समय नहीं पढ़ना है, आपको कुछ ब्रेक भी लेना है बीच में। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद आपका सैचुरेशन आ जाएगा, आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो अपनी पढ़ाई करो, लेकिन साथ में ब्रेक्स भी लो। ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीक में एक दिन ब्रेक ले सकते हो, या एक इवनिंग आप रिजर्व कर सकते हो कि आप उस दिन पढ़ाई नहीं करोगे, बट वो आपको मैनेज करना है साइकोलॉजिकली। देखिए, यूपीएससी पूरा साइकोलॉजी का गेम है। आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। यह एग्ज़ाम बहुत टफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सिलेबस बहुत बड़ा है। यह एग्ज़ाम टफ इसलिए है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। आप एक बार फेल होते हो, आपका पूरा 1 साल चला जाता है, और वो 1 साल आपकी किसी छोटी मिस्टेक कारण चला जाएगा, इसलिए ये एग्ज़ाम टफ है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। माइंड को स्ट्रॉन्ग आप जैसे रख सकते हो वैसे रखो। ब्रेक्स लो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ बिताओ, आपको जैसे भी आप उसको करना चाहते हो वो आपके ऊपर है।
यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है वो अगेन इंडिविजुअल चॉइस है। मैं टेलीग्राम ऐप को यूज़ करता था क्योंकि उसमें कई सारे यूपीएससी ग्रुप्स थे, उसमें टेस्ट पेपर्स वगैरह इजीली अवेलेबल था, तो मैंने उसको यूज़ किया। और आपके ऊपर है आप उसको टेलीग्राम को या व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे भी कई सारे पेजेस आ चुके हैं जो यूपीएससी में जीके के बारे में बताते हैं। तो अगेन वो आपकी चॉइस है, आप किस प्रकार से यूज़ करते हो। आंसर राइटिंग की तैयारी मैंने पहले ही बताया कि आपको आंसर राइटिंग की तैयारी मार्च अप्रैल से स्टार्ट करनी है। आपको उसके पहले आंसर राइटिंग तैयारी स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा डाइवर्जन है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। आप पहले तो अपने ऑप्शनल और प्री पे फोकस कीजिए। आपका अगर ये दो चीज़ें स्ट्रांग नहीं है तो आपको मेंस की भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑप्शनल, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑप्शनल देन ओनली प्रोसीड फॉर जनरल स्टडीज़ एंड मेंस, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़, ऑप्शनल आपको चूज़ कैसे करना है ये अगेन आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप ये मत सोचिए कि ये ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है तो मैं इस पे चला जाता हूँ। आजकल जैसे लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं ये सोच के कि वो ज़्यादा स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो। कुछ ऑप्शनल है जिनका सिलेबस बहुत छोटा है, जैसे फ़िलोसॉफ़ी हो गया, बहुत छोटा सिलेबस है बट क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं। कुछ ऑप्शनल हैं जैसे हिस्ट्री है, उनका सिलेबस बहुत बड़ा है बट क्वेश्चन स्टैटिक है, हमें हर साल रिपीट होते हैं। तो अगेन वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको हर समय ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि एंड रिज़ल्ट एग्ज़ाम क्लियर होना है। एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है वो आपके ऊपर है। फिर से देखिए, मैप की जहाँ तक बात है, मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का एटलस है वो पूरे समय अपने पास रखना है। एंड एटलस के लिए जो मैप की तैयारी होगी वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पे उतना, वर्ल्ड पे आप ज्योग्राफी पे उतना फोकस मत कीजिए। आप इंडियन ज्योग्राफी पे पहले अपना पकड़ लाइए। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स और जो माउंटेन्स हैं मैं उनको याद करता था उनके एक्रोनिम्स बना के और मैप पे उनको देख देख के। तो आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे कीजिए, बट आपका हमेशा एम ये होना चाहिए कि मैप में, इंडिया का मैप तो एटलीस्ट आपके दिमाग में पूरा थॉरो है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इंडिया के मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और उसके लिए फ़िज़िकल मैप एक बड़ा पोस्टर अपने रूम में चिपका लीजिए क्योंकि वो आपको हमेशा देखना है, आपको हमेशा पढ़ना है। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी नया आपने कंट्री देखी, कोई भी आपने नया रीजन देखा, आप तुरंत मैप खोलिए, देखिए वो कहाँ पर है, उसके आसपास का फ्लोरा और फौना क्या है, फिज़िकल फीचर्स क्या है, कौन सा लेक है, कौन सा ओशन है पास में, फॉरेस्ट टाइप क्या है, क्लाइमेटिक टाइप क्या है, सॉइल क्या है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा मैप को रीड करने का। हर चीज़ में मैप को खोलिए। मेरी ये प्रैक्टिस थी कि मैं दिन में कम से कम 15-20 बार मैप देखता था। चाहे मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँगा, तुरंत लौट के मैप पे आऊँगा, एक बार मैप को देख लूँगा, रिवाइज़ कर लूँगा, और उसके बाद अपने रूम में जो मैप चिपका था मेरे, मैं उस पर आपको उसका रिवीजन करता था। मैप आपको बहुत क्लियर रखना है और मैप आपको बहुत सीरियसली भी लेना है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप 11th-12th की पढ़िए। 11th-12th सफिशिएंट है, आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन है कि आपको एनसीईआरटी कितनी बार रिवाइज़ करना है। देखिए, कितनी बार कौन सी चीज़ रिवाइज़ करनी है ये एक रिडंडेंट क्वेश्चन है। जब तक आपको वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो जाती आपको रिवीजन करना है, चाहे आपको 2-3 बार करना पड़े या 25-30 बार करना पड़े, रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। मैथ्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है आपकी प्रिपरेशन में आपको, लेकिन हाँ, आपको जो प्री का सेकंड पेपर होगा उसके लिए बेसिक जो अरिथमेटिक है क्लास 10th लेवल वो आपको आनी चाहिए, एंड उसको आपको अच्छे से फोकस भी करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, GS1 की तैयारी करने लगते हैं, GS2 को टोटली इग्नोर कर देते हैं। वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। GS2 अगर आपका इग्नोर हो गया, वो आपको क्वालिफाइंग पेपर है, आपका प्री ख़त्म हो जाएगा। तो पेपर को उतनी रिस्पेक्ट देनी जितनी वो डिज़र्व करता है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ आपके 27 क्वेश्चन ही तो सही करने, इसका मतलब हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन आपकी पूरी करनी है। एट लास्ट मैंने पहले ही बताया, आप ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का यूज़ कीजिए, वो स्टैंडर्ड है और वही मेरे ख्याल से बेस्ट है। बाकी अगर आप किसी और एटलस से कंफर्टेबल हैं तो आप वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के आप नोट्स, मेरा पर्सनल ये है कि आप नोट्स मत बनाइए अनलेस एंड अनटिल आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको बुक से समझ में आ रहा है, जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स में लक्ष्मीकांत नहीं बनाता था, स्टैंडर्ड बुक्स थी, जीसी लॉन्ग के मैंने जीसी लॉन्ग में ही बना दिए थे, मैंने अलग से कुछ नहीं लिया था। हाँ, हिस्ट्री वगैरह के लिए मैं नोट्स बनाता था और मेरे नोट्स का एम ये होता था
कि एक पेज में एक चैप्टर कवर हो जाए, ताकि प्री के टाइम जब मैं रिवाइज़ करने बैठूँ तो मैं एक रात पहले पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर सकूँ अपना। तो आप इस एम को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाएं। देखिए डायग्राम आपको बनाने हैं। मेंस के आंसर में एक क्वेश्चन आया है कि क्या डायग्राम बनाना सही रहता है। हाँ, डायग्राम बनाना सही है, लेकिन आपको उसको ओवरडू नहीं कर देना है कि आपने जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी आप वहाँ पे भी डायग्राम बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। डायग्राम आपका टाइम बचाता है, ये फैक्ट है, बट अगर आपने गलत डायग्राम बनाया है तो आपके उतने ही नंबर वो ले भी लेता है, ये भी फैक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, GS1 में ज्योग्राफी का जो पार्ट आता है आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना है, क्योंकि उसमें आप डायग्राम नहीं छोड़ सकते। आपको अगर इंडिया पे कोई क्वेश्चन है तो एक इंडिया का मैप आपको बनाते आना चाहिए। आपको अगर साइक्लोन पे क्वेश्चन है तो आपको साइक्लोन की बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए, वो आपको लिखना ही है। देखिए अगर आपका जॉब टाइम 8 to 10 आवर्स है तो टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो न्यूज़पेपर है और करंट अफेयर्स है वो जब आप कम्यूट करते हैं या तो तब पढ़िए या ऑफिस में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़िए। देखिए आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने भी ऑफिस में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मेरा पर्सनल रीज़न था कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था, लेकिन अगर आप जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको डेली 2 से 3 घंटा आपको निकालना ही है, चाहे आप सुबह जल्दी उठिए या रात में देर तक जगिए, दैट इज़ योर चॉइस। बट 2 to 3 आवर्स इज़ अ मस्ट। उससे कम पे कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा अगर आप दे सकते हो तो इट्स ऑलवेज़ बेटर। साइंस एंड टेक के लिए आप जो करंट अफेयर्स में पढ़ोगे दैट इज़ मोर देन इनफ, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कल्चर के लिए मैंने आपको बता दिया, NCERT की फाइन आर्ट्स, उसके अलावा जो CCERT की वेबसाइट है दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है नहीं। आप जितना करंट अफेयर्स में देखोगे वही आपका सिलेबस है। साइंस एंड टेक मोर आपका करंट अफेयर बेस्ड है, वो टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं है। लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए, ताकि आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पता हो, तो आप एक बार NCERT को रेफ़र कर सकते हो। मेंस के आंसर शीट को चाहे आप पेज को कट करो चाहे ना करो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जितने पे लिखा होता है आपको उसी पे नंबर मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं वैसे सारे पेज भर देता था क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड तेज़ थी काफ़ी, लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको पेज को कट करना है, ब्लैंक छोड़ना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जितना लिखा है आपको नंबर उस पर मिलेंगे। हाँ, आपका इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, नेक्स्ट डे ही होता है आपका। एंड 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं दिल्ली में, वहीं पे आपका टेस्ट होगा और उसी पे डिसाइड होगा कि आप फिट फॉर टेक्निकल है, फिट फॉर ऑल है, जो भी आपका स्टैंडर्ड है। बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट योर सर्विस। इंजीनियर्स एंड नॉर्मल BA डिग्री स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंजीनियर्स थोड़े डायग्राम अच्छे बना सकते हैं क्योंकि उनका साइंस ओरिएंटेशन होता है और थोड़ा लॉजिक उनके पास साइंस बेस्ड है, तो थोड़ी इक्वेशन वगैरह उनको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। बट ओवरऑल इट डजेंट मैटर कि वो इंजीनियर है या BA स्टूडेंट है। और आप ये फैक्ट अपने दिमाग से हटा दो कि किसी और को ज़्यादा एडवांटेज है। एट दी एंड आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे जो एक जनरलाइज जॉब करेगा। आपको हर चीज़ में डिसीजन लेना है। यू आर एक्चुअली अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी, यू हैव टू टेक डिसीजन। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो। अगर आप अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से उससे कोई मतलब नहीं है। पेनल्टी से बचने के लिए एक तो आप जो मार्जिन है उसके अंदर लिखिए। अगर आप मार्जिन के बाहर लिखोगे पेनल्टी है डेफिनेटली। एंड UPSC में पेनल्टी इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं है, रेयर ही सुनने में आता है किसी का मार्क्स पेनल्टी के कारण कम हुआ है। तो आप मार्जिन के अंदर अपने आंसर लिखो। आंसर, आपकी आंसर शीट पे आपका नाम या आप किसी प्रकार से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर वो है डेफिनेटली आपको पेपर ही कैंसिल हो जाएगा और पेनल्टी तो आनी ही आनी है। तो आप मार्जिन के अंदर लिखो, एलिजिबल लिखो, वो मोर देन इनफ है। पेनल्टी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश आना ज़रूरी है। आपको 10th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश का जो पेपर भी होता है वो बहुत सिंपल होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप उसके लिए ल्यूसेंट की जो इंग्लिश की बुक आती है उसको रेफ़र कीजिए। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, आई साइट का एज सच कोई इशू नहीं है। अगर आप IRS ऑप्ट करते हो तो IPS में और टेक्निकल सर्विसेज जो है उसमें इशू हो सकता है, उनकी कुछ रेंज है, मुझे भी उतना क्लियर नहीं है। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। बट फॉर IRS, IAS, IFS इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई साइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कन्फ्यूजन आपको ऐसे दूर करना है। एक क्वेश्चन बीच में आया हुआ है कि आपको अपना सिलेबस
प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने सामने रखने हैं। अगर आपके पास वो है, वो आपका एक प्रकार से कंपास है जो आपको बताता है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं, उससे आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। हाँ, आपका डेफ वन का जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उससे हो जाएगा, लेकिन आपको फाइनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पे लगेगा, तो आपको उसके पहले वो अरेंज करना है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि आप महाराष्ट्र से हैं, आप अपनी मदर टंग में दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, अगर वो यूपीएससी की जितनी भी लैंग्वेज लिस्टेड है उसमें है। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी मदर टंग महाराष्ट्रियन है, मराठी है, आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, जस्ट गो फॉर इट। ऐसे का स्ट्रक्चर देखिए, मैंने को बताया, एक इंट्रोडक्शन होगा आपका। इंट्रोडक्शन यूजुअली आपको इंट्रोडक्शन ऐसे करना है जो ऐसे के टॉपिक को डायरेक्टली हिट कर सके। अगर आपने ऐसे के टॉपिक को हिट कर दिया अपने फर्स्ट पैरा में, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन आता है जो चेक कर रहा है उसके मन में। उसके बाद आपको अपनी बॉडी पे फोकस करना है ऐसे की। एंड बॉडी में आप ट्राई करो कि, मैं अपने ऐसे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता था, प्रोज एंड कॉन्स। लिखता नहीं था मैं कि वो प्रो है कौन से, वो आप अपनी हेडिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट आपको ऐसे का एक पार्ट आपको किसी भी चीज़ के बारे में होना चाहिए, उसका अगला पार्ट उसके ड्रॉबैक क्या है, कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एट द एंड आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, देन यू आर नॉट अ गुड गवर्नमेंट सर्वेंट। सो आपका एंडिंग हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। ऐसे का स्ट्रक्चर मोर और लेस यही है। डायमेंशन आप बॉडी में कवर कीजिए, आप जितनी कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, ग्लोबल, लोकल, जैसे भी आपको जाना है, आपके ऊपर है वो। सी सेट की तैयारी के लिए बेसिक अरिथमेटिक्स जो है 10th लेवल, दैट इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा सी सेट की आजकल बुक्स आने लगी हैं। जब मैंने दिया था तो तब सी सेट स्टार्ट होकर 3 साल हुआ था, तो ऐसा कोई बुक्स नहीं आती थी, अब आने लगी हैं, तो आप उनको रेफ़र करके ही कर सकते हैं, वो मोर देन इनफ है, आपको उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सारे मटेरियल जो है वो सारी लैंग्वेज में है, तो ये इस सवाल का एक्चुअली उतना कुछ वो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस भी माध्यम से अपना आंसर लिखेंगे आपको उसका मटेरियल मिल जाएगा। कोई कमी नहीं है मटेरियल्स की, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, लेकिन जैसा आपका सवाल है कि सबसे ज़्यादा किस में, तो सबसे ज़्यादा डेफिनेटली इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश में ही और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में है। तो आप देखोगे कि इंजीनियरिंग की सारी बुक्स इंग्लिश में है, लॉ की इंग्लिश में है, मेडिकल की इंग्लिश में है, तो इंग्लिश की ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ऑब्वियसली। देखिए, जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने पहले भी बताया था, आपको आपके सामने अपना टारगेट पूरे समय रखना है। अगर आपका टारगेट से आप हटोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। मेरे रूम में एक शीट पे लिखा हुआ था कि मुझे रैंक लाना है और मुझे लवासना में जाना ही है अंदर। आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो अपने टारगेट पे, तो अपनी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। एंड आपका जो ड्रीम है, गिव इट दैट मच रिस्पेक्ट विच इट डिज़र्व्स, एंड उसके लिए जो करते बने आपको वो करना है। तो आपको अपना पढ़ना है, आपको अपने सब कुछ लगाना है पढ़ाई के लिए। और ये मोटिवेशन हमेशा आपको अपने अंदर रखना है कि आप एंड प्रोसेस क्या है, आप क्या बनने वाले हो, उसको ध्यान में रखो, उसके लिए पढ़ाई करो और अपना लक्ष्य से हटो मत। लक्ष्य से हटोगे कंसिस्टेंसी चली जाएगी, लक्ष्य पे रहोगे पढ़ाई भी कंसिस्टेंट चलेगी। नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है तो प्रोविजनल लिस्ट में आएगा। मैंने खुद प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था क्योंकि मेरी डिग्री तब तक नहीं आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, देखिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपको हेल्प करता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंट में जो भी चल रहा है, एक एडिटोरियल उसका एक ब्रीफ वर्जन होता है, आपको समझाता है कि वो क्यों हुआ, उससे अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, कंक्लूजन क्या है, और मोर और लेस वही आपके मेंस का आंसर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है। तो एडिटोरियल को रीड करो। एडिटोरियल को अगर आप ब्रेकअप करना सीख गए तो आप मेंस का आंसर राइटिंग सीख जाओगे। एडिटोरियल इज़ मोर और लेस योर मेंस आंसर राइटिंग स्किल, एंड आपको वो हेल्प करेगा। तो एडिटोरियल्स को आप पढ़िए, उसके साथ साथ जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि वो आपका एक नॉलेज ही बढ़ा रहा है। बट हाँ, आप उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए। यूपीएससी मेंस के लिए आपको वोकैब बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड्स आपको जो भी करंट में चल रहा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ,
एक योजना आई थी, अन्नदाता आय संरक्षण योजना। यदि आप वो पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो वर्ड हैं, पोषण अभियान है, उसके साथ जो रिलेटेड है स्वच्छ भारत अभियान है, फिर जैसे जो कीवर्ड्स आते हैं इसके बीच में, सैनिटाइजेशन के आते हैं, उसके बाद क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, तो ये कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स आंसर में डालने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वोकेबलरी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, मैंने न्यूज़पेपर पे बहुत कम टाइम दिया है, मेरा ज़्यादातर टाइम करंट अफेयर मैगज़ीन पे होता था। तो अगर और मैगज़ीन में मैंने पहले ही बताया मैं विजन आईएएस यूज़ करता था, आप लोग किसी और का भी कर सकते हो, आप लोग वाजीराम या इनसाइट्स, आपको जो सही है उससे कीजिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए है या नहीं। बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो है मार्केट में, वो एक्चुअली एसएससी या बैंक पीओ को टारगेट करती हैं, यूपीएससी को नहीं। लिखा उन पर ज़रूर यूपीएससी आईएएस होता है, बट वो यूपीएससी के लिए नहीं है। तो अगर आप उनको पढ़ोगे तो एक्चुअली इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। देखिए, डेली शेड्यूल का ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास जॉब थी तो मैं दिल्ली में था, मैं मेट्रो में ही अपना न्यूज़पेपर और योजना पढ़ लेता था और फिर ऑफिस में जाके अपने काम के बीच बीच में रिवाइज़ करता था। जब जॉब मैं नहीं कर रहा था तो मैं डेली अपना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में देता था। तो वो पर्सनल मैटर है, वो आप जैसे भी मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग को स्टैंडर्ड करने की आप कोशिश मत करो। आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो इस चीज़ पे फोकस करो कि आप किसी भी इशू के 5 प्रो 5 कॉन्स और उसका कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि नहीं। कोई भी इशू आप ले लो, ठीक है, अगर आप उस चीज़ के 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव निकाल पा रहे हो तब आंसर लिख लोगे। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको उस पर फोकस करना है। आफ्टर आई लेफ्ट जॉब आई स्पेंड अराउंड 8 to 10 hours डेली, बिकॉज आई हैड मेरे पास और कुछ था नहीं करने को, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, प्रोविजनल लिस्ट का एक सवाल बार बार आ रहा है। प्रोविजनल लिस्ट पे आप उतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपका रैंक आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो चुका है। कभी ऐसा होता है कि वैकेंसीज़ के कारण एक और एक लिस्ट यूपीएससी निकालता है जिसको रिजर्व लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो उसके लिए होता है कि इन केस वैकेंसी के बाद भी अगर सिलेक्शन के बाद कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं तो रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट को लिया जाता है। बट डोंट आप उस पर फोकस मत करो। फोकस की चीज़ आपकी मेन लिस्ट है और मेन लिस्ट के लिए ही आपको पढ़ना है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि मैं प्रोविजनल लिस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअली उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। यूपीएससी में सिलेक्शन मतलब मेन लिस्ट में सिलेक्शन, और अपना फोकस आपको उस पर रखना है। इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं देखी जाती, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपका नॉलेज देखा जाता है। तो आपको उस पर फोकस करना है। हाँ, इंग्लिश आपकी थोड़ी, अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश पे डेफिनेटली आपको थोड़ा वर्क करना है। अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो आप हिंदी में दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें इंग्लिश आप इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, दिल्ली जाने की, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, प्लस आपको एक्सपेंसिव चीज़ों पे पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप मोटी मोटी बुक्स मत खरीदो क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बेसिक, अगर आपने यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें लिखा है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो एक, अगर कोई आदमी डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको भी उतनी नॉलेज आ जाती है। तो यही इंटेंशन है और यही आपको भी करना है। आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, फ्री में मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। आपको उसके लिए कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी क्या स्टैंडिंग है ऑल इंडिया लेवल पे वो बताता है। इसके अलावा आपको और कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। देखिए, ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं कि आपने कोर्स डाल दिया लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है उस ऐसे के लिए। फॉर एग्जांपल, सपोज़ ऐसे एजुकेशन के ऊपर है और आपने कोई कोड डाला है जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो उसका कोई रेलेवेंट नहीं है। अगर आप उसको डाल रहे हो तो ये बस ये दिखाता है कि आपने कोड डालने के लिए आपने बस एक कोड को उसमें लिख दिया है। तो डोंट फोकस ऑन कोड अगर आपको लिखना भी है तो जनरली या तो आप ऐसे की स्टार्टिंग में लिखो या एंड में लिखो, बीच बीच में कोट्स मत डालो, क्योंकि वो एक तो फ्लो ख़राब करता है और दूसरा मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो लिंकेज उसमें बिगड़ जाता है। दूसरी चीज़, पैराग्राफ को लिंक करने के लिए आप जैसे जो कुछ
लिंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप नेक्स्ट पैरा में जा रहे हो तो नेक्स्ट पैरा की आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, यू हैव टू कंटिन्यू ऑन द डिस्कशन। इस प्रकार से आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। ये लिंकिंग कीवर्ड्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, आपको उस पर मिल जाएगा। देखिए, आप आईएफएस बनना चाहते हैं या आप आईएएस बनना चाहते हैं, उसका आपकी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। आपकी अगर लैंग्वेज किसी चीज़ में वीक भी है, इसलिए तो आपकी ट्रेनिंग होगी ना उसके बाद 1-1.5 साल की ट्रेनिंग। इसलिए है ताकि आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कर दिया जाए। तो वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से देंगे और आप ये सोचते हैं कि मैं उसमें आईएफएस बनने में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक आईएफएस ऑफिसर को ग्लोबली क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है, दैट्स इट। आप उसके लिए लैंग्वेज की टेंशन छोड़ दीजिए। सी सेट के लिए मुझे बुक्स पर्सनली नहीं पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब मैंने पेपर दिया था जब सी सेट्स की बुक अवेलेबल नहीं होती थी। सी सेट इंट्रोड्यूस हुए ही 1-2 साल हुए थे। तो अभी मार्केट में कौन सी बुक है मुझे नहीं पता, तो मैं उसके लिए आपको बता नहीं पाऊँगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, आप लैंग्वेज की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको दीजिए, और अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंट होकर दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। आपको उसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर अगर आप लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो वो आपका जो भी लोकल आपके पास अवेलेबल है आप उसको पढ़िए। इंग्लिश में मैं द हिंदू पढ़ता था, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको एक करंट और थोड़ा एडिटोरियल में हेल्प मिल जाती है आपको मेंस आंसर राइटिंग में। तो अगर आपके पास हिंदू इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंटेंशन आपको ये रखना है कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। फैक्ट के साथ लॉजिक अगर आपका क्लियर है, आप कोई भी न्यूज़पेपर से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट ख़राब जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी और मीडियम का रिज़ल्ट अच्छा आता है। हर साल लिखने वाले के ऊपर होता है कौन कैसा आंसर लिख रहा है। तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग बताया था, मार्केट रूमर्स पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसके साथ जाओ, आपके नंबर आ जाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग अगर आपको पढ़ाई की स्टार्टिंग करनी है तो आप 6 से 8 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी और साइंस मैंने बताया, उससे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स को अपने सामने रखिए। उसके बाद आप चेंज करके जाइए 10th 11th पे, एंड देन आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की बुकलेट मैंने ऑलरेडी आपको बताइए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, आप घर से तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको बस एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आप दिल्ली जाने की या कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो और भी कोई क्वेश्चन है, या फिर अब हम क्लोज़ करें फिर इसको। प्लेटफॉर्म यूपीएससी प्रिपरेशन का मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म का अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से गूगल पे ही आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑफलाइन में बुक स्टोर्स हैं, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। देखिए, आंसर राइटिंग चाहे GS1 की हो या GS2 की हो, आपका क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं आपको हर एक पार्ट को एड्रेस करना है विद प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग। देखिए, चेक करने वाले को पता होना चाहिए आपका आंसर शीट देखते ही साथ कि आपने आंसर को पूरा एड्रेस किया है। अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ा है तो आपका एक काइंड ऑफ आपके लिए एक नेगेटिव है। तो
आप इंट्रोड्यूस कीजिए चीज़ को, फैक्ट्स लिखिए, रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं, उसके बाद आप ये प्रो कॉन्स में आइए, और यही स्टैंडर्ड है, ये आपको सारे ही पेपर्स में फॉलो करना है। ये स्पेसिफिक GS3 के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया है कि आप घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल पाता है, तो क्या करना है। आप जहाँ कंफर्टेबल है आप वहाँ जाके पढ़िए। आपको आपके सामने आपको ये चीज़ रखनी है कि आपको पढ़ाई करना है। आप जहाँ पढ़ सकते हैं आप वहाँ पढ़िए। मटेरियल्स आपको ऑनलाइन सारा मिल जाएगा, आपको गूगल करना है, थोड़ी सी सर्च कर दी है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप जहाँ से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं उस चीज़ को ओवरकम कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। प्लस जो भी लोग भी हैं अगर आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा उनको भी टाइम कम दीजिए, आप उस पर टाइम दो जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। कंक्लूजन का कोई इम्प्रेशन नहीं होता है, कंक्लूजन में आपको बस एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है आंसर को। स्टार्टिंग आपको हमेशा NCERT से करनी है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे आपको नहीं जाना है। तो आई थिंक अब जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, तो अब मैं क्लोज़ करता हूँ इस सेशन को। सो थैंक यू एवरीवन।